हेलो जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, क्या हाल है भाई सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो भाई हम लोगों का नंबर सिस्टम चल रहा है और नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे-अच्छे टॉपिक्स को बहुत नए तरीके से और बहुत डीप में जाकर हम क्लासेस कर रहे हैं। चाहे वो क्लासिफिकेशन की क्लास हो, चाहे वो आपका हमने जो यूनिट डिजिट इकाई का अंक पढ़ा है उसकी क्लास हो, चाहे नंबर ऑफ फैक्टर्स। देखो, गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स अपने आप में बच्चे बड़ा चैप्टर है। अब एक बच्चे का मैंने टेलीग्राम पे मैसेज देखा कि सर आप इतने डीप में जाकर मत पढ़ाओ, हमें केवल मतलब जल्दी-जल्दी इतना लंबा मत खींचो, नंबर सिस्टम को जल्दी कंप्लीट कराओ। तो उस बच्चे का जवाब टेलीग्राम पर नहीं, मैं यहीं पर दूँगा कि बच्चे आप शायद भूल रहे हो कि आप फाउंडेशन बैच से जुड़े हो। फाउंडेशन का मतलब होता है कि नींव तैयार करना और अच्छा भवन उसके ऊपर बनाना, है ना? आपने अब तक जो मैथ्स पढ़ा है, चाहे वो मैंने ही पढ़ाया हो, वो आपने बैच ओरिएंटेड बैच पढ़ा है। एग्जाम ओरिएंटेड बैच जिसको बोलते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड यानी कि जिस भी पर्टिकुलर बैच में आप पढ़े हो, उस पर्टिकुलर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, उसके प्रीवियस ईयर एनालिसिस करते हुए उस बैच में पढ़ाया जाता है। तो वहाँ नंबर सिस्टम में मैंने उतनी ही क्लास देता हूँ, कोई भी अदर टीचर उतनी ही क्लास वहाँ देता है जितनी उस पर्टिकुलर बैच के लिए जरूरी हो। लेकिन यहाँ आप पढ़ने आए हो स्पेशल बैच और आपके साथ जीडी वाला बच्चा भी है, आपके साथ कांस्टेबल वाला बच्चा भी है, आपके साथ सीएचएसएल वाला बच्चा भी है, फेज 11 वाला बच्चा भी है, एमटीएस वाला बच्चा भी है, सीजीएल प्री वाला बच्चा भी है, मेंस जो निकालेगा वो बच्चा भी है, सीडीएस वाला बच्चा भी है, एफकेट वाला बच्चा भी है, एनडीए वाला बच्चा भी है। हर तरह का बच्चा यहाँ मैथ्स पढ़ने आया है और वो अपने-अपने एग्जाम की तैयारी अलग-अलग तरीके से अलग-अलग लेवल पर अपने एंड से कर रहा है। तो फाउंडेशन का मतलब होता है चीजों को बहुत डीप में जाकर ही पढ़ना, है ना? मैंने आपसे कहा कि मैं आपको बाल की खाल निकालना सिखाऊंगा, यानी कि हर वो चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, हर वो बेसिक चीज, चाहे किसी चैप्टर में कितनी क्लास हो, फैक्टर में 3 क्लासें जाने तो बच्चे क्या प्रॉब्लम है ना? उस चीज से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप समझो इस बात को, आप यहाँ कोई एग्जाम ओरिएंटेड बैच नहीं पढ़ रहे हो मेरे भाई, आप यहाँ पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स को। भूल जाओ आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप कर रहे हो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ मैथ्स आप ऐसा पढ़ने आए हो, या पढ़ोगे किसी भी एग्जाम में आप जाओगे तो वहाँ 100% स्कोर कर रहे होगे, है ना? डिपेंड करता है कि मतलब मैटर करती है चीज कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं, वो चीज ज्यादा मैटर करती है ना? यस, वेरी गुड। हाँ, यूपी पुलिस के सिलेबस तक कुछ बच्चे कह रहे हैं यूपी पुलिस के सिलेबस तक बैच कंप्लीट, जितना आपके यूपी पुलिस में आता है उतना कंप्लीट हो जाएगा आपके एग्जाम तक। आपकी मैथमेटिक्स और मेंसुरेशन आता है, ठीक है, उतना मैं कंप्लीट करा दूंगा भाई, 3 साढ़े 3 महीने तो कहीं भी नहीं आपके एग्जाम में हो जाएगा उतना। बाकी अलजेब्रा मेंसुरेशन, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री नहीं आती आपके एग्जाम में तो आप स्किप कर सकते हैं अपने एग्जाम के बाद, आप कर लेना उनको। तो चलिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि सॉरी फैक्टर्स यानी गुणनखंड पढ़ रहे थे, 2 क्लास हमारी हो चुकी हैं। एक सवाल बच्चे मैंने आपको होमवर्क दिया था, सुनिए बंद कर दे। हाँ, एक क्वेश्चन बच्चे मैंने आपको दिया था और इसका आंसर जल्दी से बताओ आप क्या आया था आपका? यस, वेरी गुड। स्क्रीन शॉट नहीं होता है बच्चे यहाँ पर, कैमरे में क्या दिक्कत है? समझ क्लियर नहीं है क्या? ऑल क्लियर है। देखो 30 की पावर 5 गुणा 24 की पावर 5 के गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? अभाज्य गुणनखंड को लेकर एक बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी था, उसको मैं भी आज भी क्लियर कर दूंगा। पहले आप ये सवाल देखो। बच्चे मैंने कहा ये जो बेस है ना, ये आपका प्राइम यानी कि अभाज्य रहना चाहिए और 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 भाई 2 तिया 6 और 6 पंजे 30 यानी कि 30 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 गुणा 5 और उसकी पावर 5। बच्चे 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ 8 तिया 24 भाई 24 को हम क्या लिख सकते हैं 8 तिया 24 और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 3 और इसकी पावर कितनी है 5। वेरी गुड। हाँ, रेलवे वाले बच्चे आप बिल्कुल परेशान मत हो, एक एग्जाम का मैं नाम नहीं ले पाता हूँ तो आप क्यों परेशान रहते हैं? आपने हमारे एग्जाम का नाम नहीं लिया, हर एग्जाम के लिए है भाई, क्या परेशान होते हैं? तो अब ये पर्टिकुलर पावर चली जाएंगी, ये चली जाएगी 2 की पावर 5, ये चली जाएगी 3 की पावर 5, ये चली जाएगी 5 की पावर 5 गुणा यहाँ से देखो 3 की मल्टीप्लाई 5 में होगी तो 2 की पावर 15 और 3 की पावर 5, तो 2 की पावर को एक साथ जोड़ लो बच्चे, 2 की पावर 15 और 5 20, 3 की पावर को एक साथ जोड़ लो, 3 की पावर 5 और 5 10 और 5 की पावर कितनी है? तो ठीक है बच्चे, एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो अगर अब ठीक आ रहा है। हाँ, वो थोड़ा सा आया था, मैंने वीडियो को रीस्टार्ट कराया है। एक बार बच्चे मुझे आप सभी लोग थम्स अप करके बता दो कि जो ब्लर वाली प्रॉब्लम है वो अगर ठीक हो गई है तो एक बार, कैमरे की प्रॉब्लम अगर ठीक है तो एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ सभी लोग। अगर ब्लर नहीं हो रहा है तो हाँ, बीच-बीच में हल्का सा ब्लर जा रहा है, देखा है मैंने अभी। बताइए भाई, सब ओके है? सब ओके चल रहा है ना? हो गया ना? ब्लर की जो प्रॉब्लम थी वो क्लियर है ना? देखना सुनो, अब ओके ना? जा रहा था बीच-बीच में थोड़ा-सा, है ना? हुँ, अब ठीक है बच्चे, ओके, वेरी गुड। तो देखो ये तो क्वेश्चन का आंसर 35 है। अब कल एक बच्चे की प्रॉब्लम थी, अब बच्चे कल एक बच्चे की प्रॉब्लम थी कि सर जो अभाज्य गुणनखंड देखो पावर्स को जोड़कर तो हम अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली गिने, तो अभाज्य गुणनखंड कैसे? है ना? तो जैसे मैं कोई संख्या ले लेता हूँ, सपोज़ बच्चे मैंने यहाँ पर कोई 36 संख्या ले ली। कोई 36 को थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, मैं क्लियर कर देता हूँ। ये 36 है, 36 ये फैक्टर बताना भाई, 2 से जाएगा 18 बार, 2 से जाएगा 9 बार, 3 से जाएगा 3 तिया 9 और फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3। अब बच्चे जब भी हमसे कहेगा ना कि अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर क्या होता है, तो पता है क्या करना है? भैया 2 यहाँ पर आया है, कितनी बार आया है? 1 बार और 2 बार और 3 कितनी बार आया है? 1 बार और 2 बार। तो जितनी बार भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो ना, उतने आपके प्राइम फैक्टर होते हैं। अगर आपका 2 बार आया है तो भैया आपका 2 प्राइम फैक्टर तो ये हो गए, 3 आपका 2 बार आया है तो 2 प्राइम फैक्टर ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 और 4, तो आपके 4 प्राइम फैक्टर हैं। सपोज़ अगर मैं यहाँ पर कोई संख्या ले लेता हूँ बच्चे, 108 ले लिया मैंने, तो मैं 2 से जाऊँगा तो 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से जाऊँगा 27 दूनी 54, अब 3 से जाऊँगा 3 नाम 27, अब 3 से जाऊँगा 3 तिया 9, फिर 3 से जाऊँगा 3 एकम 3, है ना भैया? तो मैंने कहा कि अगर जितनी बार भी प्राइम संख्या रिपीट हुई है उतने ही प्राइम फैक्टर होंगे। 2 कितनी बार आया है? 2 बार, 3 कितनी बार आया है? 3 बार, तो प्राइम फैक्टर कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5। मैं भाई यही तो करता हूँ कि मैं इसको लिख दूँगा 2 की पावर 2 और इसको लिख दूँगा 3 की पावर 2, तो यहाँ से पावर को जोड़ देते हैं सीधा, सॉरी 3 की पावर 3, तो सीधा-सीधा पावर को जोड़ देते हैं 2 और 3 5, वही तो प्राइम फैक्टर निकलते हैं। ठीक है, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना क्योंकि प्राइम फैक्टर के लिए तो बहुत बड़ी-बड़ी संख्याएँ भी आती हैं इस तरीके की। तो आपने वही सीधा-सीधा सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है इस रूप में और फिर पावर्स को ऐड कर देना है। चलो, क्लियर है ये चीज़ आपको? अब मैं आपको थोड़ा-सा आगे लेकर चलता हूँ, कुछ नई चीज़ बताता हूँ इसमें। फैक्टर्स में कुछ नई चीज़, बहुत सारी नई चीज़ है जो आप पहली बार सीखोगे फैक्टर्स में और आपको हो सकता है कि उन्हें देखकर परेशानी हो क्योंकि आपने उससे पहले फैक्टर्स में चीज़ें पढ़ी नहीं है। भाई आप मुझे बताओ, आप किसी न किसी बैच से बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, कोई खाकी बैच का बच्चा है, कोई अवतार का है, कोई निर्माण का है, बहुत सारे अलग-अलग बैच से आप आए हो। अगर वही सेम चीज़ आपको मैं यहाँ पढ़ा दूँ, खाकी बैच वाली चीज़ रिपीट करवा दूँ, तो फिर स्पेशल बैच का क्या फ़ायदा होगा? खुद इस बात को सोचो। फिर तो आपने खाकी में पढ़ी ली वो चीज़। वहाँ मैंने कहा ना एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ पढ़ाई जाती है बैचेस में, यहाँ स्पेशल है तो आपको सब चीज़ पढ़ाऊँगा मैं, हर चीज़ जो मैथ्स में होती है और किसी न किसी एग्ज़ाम में वो ज़रूर आती है। यहाँ कोई एग्ज़ाम ओरिएंटेड हम नहीं करेंगे, हम मैथ्स पढ़ेंगे और वो मैथ्स आप अपने हिसाब से एडजस्ट करोगे कि यार ये मैथ्स वास्तव में मज़ा आ गया। तो अब मैं आपको कुछ नई चीज़ बताने वाला हूँ बच्चे। मैं जब आपसे सम गुणनखंड पूछ रहा था, सुनो मेरी बात, जब मैं आपसे सम गुणनखंड यानी कि इवन फैक्टर मैं आपसे पूछ रहा था, तो मैं क्या कह रहा था भैया? इवन फैक्टर्स मैं आपसे पूछ रहा था, तो भाई मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था सपोज़ मैंने यहाँ पर लिखा कि भैया 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। मैंने सपोज़ कोई संख्या लिख दी और मैंने आपसे बोला कि इसके सम फैक्टर यानी कि सम गुणनखंड यानी कि इवन फैक्टर बताओ। तो मैं आपको सिखाकर गया था कि मैं यहाँ से 1 2 को कॉमन मतलब 1 2 को उधार ले लूँगा और यहाँ लिखूँगा 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और इसका जवाब मैंने आपको बताया भी था। आप मेरी बात सुनो, मैंने आपको इसका जवाब बताया भी था। मेरा सवाल आपसे है कि मैं 2 को बाहर क्यों रखता हूँ?
आप मुझे इस बात का जवाब बताओ कमेंट में। 2-4 बच्चे बता दो, मैं समझ जाऊंगा कि सबका जवाब आ गया। मैंने बताया था इसका जवाब, ये नहीं कि मैं आपसे पूछ रहा हूं फर्स्ट टाइम। मैंने बताया था कि मैं 2 को गुणा क्यों करके रखता हूं बाहर। बताओ इसका। नहीं, क्वेश्चन को नोट नहीं करना है, ये भी तो बच्चे कमेंट थे कि सर क्वेश्चन नोट करने में टाइम लग जाता है, तो यहां पर अगले क्वेश्चन पे चले जाते हो। मैं कहता हूं इस फाउंडेशन बैच में क्वेश्चन जिसने भी नोट किया, भाई साहब उसकी कुटाई होगी, घर पे आके कुटाई करूंगा उसकी मैं। नोट्स नहीं, आपके हाथ में केवल एक रफ कॉपी और एक पेन होना चाहिए, ऐसी रफ कॉपी जिसमें कि घर भी आप कैलकुलेशन कर दोगे। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब आप लोग दे रहे हो कि सर 2 की गुणा हम इसलिए करते हैं कि जितने भी फैक्टर मैं यहां से निकालूंगा, जितने भी गुणनखंड मैं यहां से निकालूंगा ना, वो 2 से गुणा होकर सम गुणनखंड बन जाएंगे। यहां से अगर कोई विषम गुणनखंड भी मिलेगा तो वो 2 से गुणा होकर सम गुणनखंड बन जाएगा। कोई इवन कोई सम गुणनखंड मिलेगा तो अपने आप में सम रहेगा ही रहेगा। तो 2 को मैं इसलिए गुणा में रखता हूं कि जितने भी गुणनखंड यहां से मिलेंगे वो 2 से गुणा होकर सम गुणनखंड बन रहे होंगे। बच्चे अगर मैं आपसे एक बात कहूं, कोई मैं यहां पर संख्या लिख देता हूं, देखना कोई भी मैं यहां पर संख्या लिख देता हूं, बच्चे क्लास आपकी हो सकता है आज 2 घंटे की भी जाए तो बी रेडी, क्योंकि आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो अगर मैं आपसे यहां पर लिख देता हूं कि 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 4 और गुणा 5 की पावर 2, और मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बताओ वो फैक्टर जो 30 का मल्टीपल हो, जो 30 के गुणज हो, हमें वो फैक्टर बताने हैं जो 30 के गुणज हो। बताओ मुझे जो फैक्टर 30 के गुणज हो। मैंने आपको यहां एक चीज रिकॉल कराई कि सम गुणनखंड 2 को बाहर रखने का मतलब है कि अंदर जितने भी फैक्टर आएंगे वो सब 2 से गुणा होकर सम बन जाएंगे। अब मैं आपसे कहता हूं कि भैया इसमें हमें वो फैक्टर बताओ जो 30 के गुणज हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं 30 को बाहर रखूंगा। फिर मुझसे पूछा है 30 के गुणज, 30 के गुणज जो 30 के मल्टीपल हो, 30 के मल्टीपल हो, ठीक है, वो फैक्टर बताने हैं हमें जो 30 के मल्टीपल हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं 30 को बाहर रखूंगा। मैं 30 को बाहर रखूंगा। भाई 30 को बाहर कैसे रखेंगे, भाई मुझे पता है जो 30 बनता है ना वो एक 2 से गुणा होकर, फिर एक 3 की और एक 5 की गुणा होकर बनता है। 2 3 6 6 5 30 ऐसे ही बनता है 30। तो मैंने 30 को बाहर गुणा करके रखा। अब एक 2 तो मैंने बाहर ले लिया तो यहां कितना बचेगा, 2 की पावर 5। एक 3 मैंने बाहर ले लिया तो यहां कितना बचेगा, 3 की पावर 3। और एक 5 मैंने बाहर ले लिया तो यहां कितना बचेगा, 5 की पावर 1। यहां से टोटल फैक्टर निकाल दो, जो भी आएगा वो 30 के मल्टीपल होंगे। जो भी आएगा वो 30 के मल्टीपल होंगे। भाई मैंने कहा हमें वो गुणनखंड बताने हैं जो 30 के मल्टीपल होंगे, जो 30 60 90 120 150 180 210 240 270 इस प्रकार के होंगे, जो 30 से कट रहे होंगे। तो ऐसे तो निकालना संभव नहीं है, बहुत सारे फैक्टर बनेंगे। मैंने कहा मैं 30 को एक बाहर रख लेता हूं गुणा करके, अंदर जो भी फैक्टर बनेगा वो 30 से गुणा होकर 30 का गुणज बन जाएगा। यस, यही करना है आपने, जैसे हमने यहां किया था कि 1 2 को बाहर रख लिया, अंदर जो भी फैक्टर आएगा वो इवन ही होगा, क्योंकि वो 2 से गुणा होकर इवन बन जाएगा। ये बहुत गजब कांसेप्ट मैंने सिखाया आपसे। 30 का मल्टीपल नहीं, किसी का भी मल्टीपल पूछेगा ना आप यही काम करोगे। तो कितना आएगा भैया, पावर में 1 जोड़ेंगे 6, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और 1 में 1 जोड़ेंगे 2, तो 6 चौके 24 दूनी 48। यही मेरा आंसर है। 30 के मल्टीपल कितने फैक्टर होंगे, 48। 30 के मल्टीपल कितने फैक्टर होंगे, 48। वेरी गुड बच्चे, एक सवाल मैं आपको देता हूं, ढंग से बताना मुझे उसका जवाब। बताओ, ये रहा सवाल आपके सामने, बताओ। बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाला हूं आज मैं आपको, बहुत अच्छे क्वेश्चन। संख्या 2 की पावर 8 3 की पावर 6 5 की पावर 4 और 10 की पावर 5 में कितने गुणनखंड 120 के गुणज हैं। कितने गुणनखंड 120 के गुणज हैं। 8वां क्वेश्चन मैं चेक कर लूंगा, सुनो ठीक करा दूंगा, कुछ प्रॉब्लम होगी तो ठीक है। सुनो देख लेना वर्कशीट का 8वां क्वेश्चन है ना। देखो संख्या 2 की पावर 8 3 की पावर 6 5 की पावर 4 10 की पावर 5 में कितने गुणनखंड 120 के मल्टीपल हैं। आप सबसे पहले 120 का फैक्टराइजेशन करो। 120 का फैक्टराइजेशन तो भाई 2 से जाएगा 2 6 12 या ऐसे करो। अब तो आप सीख चुके हो है ना। इसको मैं लिख सकता हूं 12 गुणा 10 और 10 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 5, भाई 2 पंजे 10 और 12 को लिख सकता हूं 4 3 12 और 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर गुणा 3। तो भैया 120 से कितने बन गए, 2 की पावर जुड़ेंगी तो 2 और 1 3, भाई 2 और 1 3, 3 की पावर जुड़ेगी, 3 की पावर 1 ही रहेगी और 5 की पावर भी 1 ही रहेगी। तो 120 का फैक्टराइजेशन आपने कर दिया। ये अब हमें बताना है, सुना, हमें इसमें वो फैक्टर बताने हैं बच्चा जो 120 के गुणज होंगे, जो 120 से कट रहे होंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैंने 120 के ऐसे फैक्टराइजेशन किया और जो यहां पर दिया हुआ है ना ये वाला इसमें से ये वाली चीज मैं बाहर रख लूंगा। जैसे मैं इवन सम गुणनखंड निकालते टाइम 2 को बाहर रखता था ना, ऐसे ही। तो 2 की पावर 3 को बाहर रखना है, गुणा 3 की पावर 1 को बाहर रखना है, गुणा 5 की पावर 1 को। तो अगर मैंने 2 की पावर 3 ले ली तो यहां 2 की पावर कितनी बचेगी, भाई 8 में से 3 मैंने बाहर रख ली तो कितनी बचेगी, 5। मैंने यहां 3 की पावर 6 में से 3 की पावर 1 रख ली तो 3 की पावर 5 बचेगी। मैंने 5 की पावर 4 में से 1 रख ली तो कितनी बचेगी, 4। और 10 की पावर, हां यस, अभी 10 को भी हमें तोड़ना है। ये 10 की पावर 5 है ना, तो 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 5 ऐसे करना है। तो गुणा 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 5। बस 2 की पावर को जोड़ लो भैया, 2 की पावर 10, 3 की पावर 5 और 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 और 4 9। और ये आपने 120 को बाहर रख लिया। अब आप जो भी यहां गुणनखंड निकालोगे टोटल वो 120 के ही गुणज होंगे, 120 के ही मल्टीपल होंगे। यस, ऐसे ही आपने करना है। मैंने पिछला क्वेश्चन आपको बताया कि 30 के मल्टीपल देखने थे, मैंने 30 को इस तरह लिखा। तो 30 मैंने यहीं से ले लिया, 2 की पावर 6 थी, 1 2 ले लिया, 2 की पावर 5 बची, 3 की पावर 4 थी, 1 3 ले लिया, 3 की पावर 3 बची, 5 की पावर 2 थी, 1 5 ले लिया, 5 की पावर 1 बची। यहां से जो भी टोटल गुणनखंड आए बच्चे वो 30 के मल्टीपल होंगे। सेम चीज आपने यहां करनी है। 120 के गुणज बताने हैं ना हमको, तो मैंने 120 को कुछ इस तरह तोड़ लिया। अब मैंने जो मुझे दिया हुआ था उसमें से ये वाली चीज बाहर रखी। 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 3 बाहर आ गई तो 5 बचेगी, 8 में से 3 बाहर ले लिया। 2 3 की पावर 6 में से 1 ले लिया तो 5 बचेगा, 5 की पावर 4 में से 1 ले लिया तो 4 बचेगा। सॉरी 5 की पावर 4 में से 1 ले लिया तो 3 बचेगा, 3 बचेगा ना। 4 में से अगर मैं 1 ले लेता हूं तो 3 बचेगा और 3 और 5 8, तो 5 की पावर 8 आना चाहिए। यस यस 8 आना चाहिए। बस अब यहां से टोटल फैक्टर निकाल दो। पावर में 1 जोड़ेंगे 11, पावर में 1 जोड़ेंगे 6 और 8 में 1 जोड़ेंगे 9, तो 11 6 66 और गुणा 9, तो 9 6 54 हासिल का 5, 9 6 54 54 और 5 59। तो आपका आंसर कितना आ गया, 594। यानी कि 594 गुणनखंड होंगे जो हमारे 120 के मल्टीपल होंगे। और ये सवाल आता है एसएससी सीजीएल में, आपके एफकेट में, सीडीएस वगैरह में, ठीक है। कभी-कभी जीडी में भी क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर जीडी में भी क्वेश्चन आया था। ओके वेरी गुड। एक और सवाल मैं आपको देता हूं, ये सवाल बताओ, कौन बताएगा मुझे, चला देना। ये बताना 2 की पावर 5 3 की पावर 6 5 की पावर 2 में कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे, कितने फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ये ऐसे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। अगला क्वेश्चन पूर्ण घन का आएगा, अगला क्वेश्चन किसी और का आएगा, क्योंकि आज लास्ट क्लास है फैक्टर्स की, तो इसमें जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे मैं आपको आज यहां पर करूंगा। सम ऑफ फैक्टर्स गुणनखंडों का योग भी आज हम करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, तो हो जाएगा आधे घंटे में। देखो 2 की पावर 5 3 की पावर 6 5 की पावर 2 में कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग है। बच्चे आप मुझे एक बात बताओ, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग होती है कब, जब वो a का स्क्वायर हो। यानी कि अगर कोई संख्या a का स्क्वायर है तो वो अब परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग होगी। क्या ये बात किसी को क्लियर है? आप कहेंगे सर सबको क्लियर है। अगर मैं कह रहा हूं कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग, तो भैया वो a के स्क्वायर के फॉर्मेट में होंगी, a का वर्ग। अब हमसे कह रहा है कि 2 की पावर 5 3 की पावर 6 और 5 की पावर 2 में ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। भाई हम जब भी आपके पास ऐसा सवाल आएगा ना परफेक्ट स्क्वायर का, तो क्या करना है, आपने 2 का स्क्वायर लेना है।
2 का स्क्वायर, और पावर कितनी है बच्चे, पावर कितनी है 5, तो 2 तो मैंने अंदर ले लिया, तो 2 बाहर बचेगा, 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4 होता है। मैं इसका एक रूल भी आपको बता दूंगा, अभी पहले ये देखो, फिर मैं वर्ग का एक रूल भी आपको बता दूंगा। फिलहाल आप ये देखो, मैंने कहा कि यहाँ 2 अभी भूल जाओ, 3 और 5 को भूल जाओ, सामने देखो, मैंने कहा 2 की पावर 5 है, एक रूल बताऊंगा, पहले यहाँ पे फोकस करो बेसिक कांसेप्ट पे। मैंने कहा a के स्क्वायर में फॉर्मेट में कोई संख्या होगी परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग होगी। अब अगर मैं कहता हूं कि भाई 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 में मुझे अंदर 2 का स्क्वायर चाहिए, पूर्ण वर्ग चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर संख्या मुझे अंदर चाहिए, तो भैया 2 का स्क्वायर ये आ गया और एक बचा बाहर 2, क्योंकि ये 2 की पावर 5 है, तो 2 दूनी 4 आ गया, और 1 2 आप अलग से लिख लो, हालांकि हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें परफेक्ट स्क्वायर संख्या चाहिए, हमें परफेक्ट स्क्वायर संख्या चाहिए। अब 3 की पावर 6 है, अंदर हमको चाहिए 3 का स्क्वायर, क्यों चाहिए सर स्क्वायर अंदर, क्योंकि मैं परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्याओं को ढूंढ रहा हूं, है ना, इसीलिए मैं अंदर वर्ग बना रहा हूं। ये 2 का स्क्वायर है, इसकी पावर 2, भाई 2 दूनी 4, हालांकि पावर 5 थी, 1 2 मैंने बाहर ले लिया, उसका हमें कोई मतलब नहीं है। यहां 3 की पावर 6 थी, मैंने कहा मैं पूर्ण वर्ग ढूंढ रहा हूं, तो अंदर 3 का स्क्वायर होगा, तो ये 6 है तो बाहर 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 3 6 तभी बनेगा, और ये 5 का वर्ग है, इसको 5 का वर्ग ही रहने दो और इसकी पावर 1 कर दो। अब अंदर जो भी मेरे पास संख्या है ना, सुनो मेरी बात, अंदर जो भी मेरे पास संख्या है सारी की सारी पूर्ण वर्ग आ गई बच्चे, सारी की सारी संख्या परफेक्ट स्क्वायर आ गई। मैं आपको सेकंड मेथड भी बताऊंगा पूर्ण वर्ग निकालने का, सुनते रहो। मैंने कहा 2 का वर्ग बनाया, उसकी पावर 2, तो 2 दूनी 4, हालांकि पावर 5 है, तो उसे हमें मतलब नहीं है, जो पावर बची वो पूर्ण वर्ग नहीं बन सकती कभी भी। ये 3 की पावर 6 है, तो मैंने 3 का स्क्वायर किया, और यहां 6 था तो 3 बाहर ले लिया, 2 3 6 हो जाता है गुणा होके। ये 5 का वर्ग पहले से ही है, तो 5 का वर्ग रहने दिया, इसकी पावर 1 रख दी ऊपर। अब यहां से टोटल फैक्टर निकाल दो, इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे, टोटल फैक्टर्स पावर्स में एक जोड़ के कुल गुणनखंड कितने होंगे, बस भैया आपका आंसर है, अंदर वर्ग बनाना है और कुल गुणनखंड निकाल लेना है। कुल गुणनखंड कितने होंगे बच्चे जल्दी से बताएंगे, तो आप पावर में 1 जोड़ दो, 2 + 1 गुणा 3 + 1 गुणा 1 + 1, तो कितना आएगा बच्चे 3 गुणा 4 गुणा 2, तो 4 3 12 दूनी 24, तो हमारा आंसर कितना होगा 24। ये टोटल फैक्टर है। अब मैं आपको इसका सेकंड मेथड बताता हूं। सेकंड मेथड, मुझे वो फैक्टर चाहिए, सुनो सेकंड मेथड बच्चा, इस सवाल में मुझे वो फैक्टर चाहिए जो पूर्ण वर्ग हो, जो पूर्ण वर्ग हो। अब मैंने आपसे कहा कि पूर्ण वर्ग का मतलब है पावर कितनी होनी चाहिए किसी भी संख्या की, 2। सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड में मैं आपको डायरेक्ट रूल बता देता हूं कि आपने करना क्या है जब भी पूर्ण वर्ग की बात कहेगा। जैसे ये 2 की पावर 5 है, आपने क्या करना है, पावर को पूर्ण वर्ग के केस में पावर को 2 से डिवाइड करना है, और यहां से जो भी हमें भागफल मिले, भागफल लेना, भागफल जानते हैं ना बच्चे, कोशेंट, जो भी हमें कोशेंट मिले और उसमें 1 जोड़ देना है। यही करना है हमें जब भी पूर्ण वर्ग की बात करेगा, तो पावर में 2 से डिवाइड करना है, और जो भी कोशेंट, जो भी भागफल आएगा उसमें 1 जोड़ देना है। ठीक है, जैसे 5 है तो मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया, भागफल यानी कि कितनी बार ये संख्या गई है, तो 2 बार, 2 दूनी 4, तो 2 में 1 जोड़ देना है। ठीक है, ऐसे ही 6 है तो 6 को 2 से डिवाइड किया, कितना आया 3 बार, 3 बार गया, 3 में 1 जोड़ देना है। भैया ये पावर तो आपका क्या है, 2 है, 2 में 2 से डिवाइड करना है, 1 आया और उसमें 1 जोड़ देना है। संख्या क्या मिली 3, संख्या क्या मिली 4, संख्या क्या मिली 2, तीनों को गुणा करेंगे 24 आपका आंसर आ जाएगा। एक और सवाल दूं आपको, चलो मैं सवाल अपनी तरफ से आपको देता हूं। बच्चे मैंने कहा 2 की पावर 9 गुणा 3 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5। मैं आपसे कहता हूं वो फैक्टर जो पूर्ण वर्ग होंगे, बताओ वो फैक्टर जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, जल्दी से आप मुझे बता दो, फैक्टर्स जो पूर्ण वर्ग होंगे, आपका जवाब क्या होगा। मुझे वो गुणनखंड चाहिए जो पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो आपका जवाब क्या होगा बच्चे, जल्दी से आप मुझे बता दो। आप कहेंगे कि सर आपने कहा पावर को 2 से डिवाइड करना है, भागफल देखना है कितनी बार ये गया, तो 2 चौके 8 और उसमें 1 जोड़ देना है, क्योंकि वो 2 की पावर 0 होता है, जो 1 होता है, जिसको हम +1 करते हैं। आप सीख चुके हैं +1 क्यों करते हैं, वो 2 की पावर 0 1 वाला एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है। ये 7 है, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 और +1। ये 5 है, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 और प्लस का 1, तो कितना मिला हमें 4 और 1 5, 3 और 1 4, 2 और 1 3, तो गुणा करेंगे आपस में तीनों को, 5 के 20, 20 किया 60, यानी कि 60 ऐसे फैक्टर मिलेंगे बच्चा जो पूर्ण वर्ग होंगे, जो पूर्ण वर्ग होंगे। चलो पूर्ण वर्ग का सिस्टम आपको समझ में आ गया। अब मैं आपसे कहता हूं मुझे वो फैक्टर बताओ, एक सवाल मैं आपको अलग से देता हूं। मैंने कहा 2 की पावर 11, 3 की पावर 17, 5 की पावर 6, मुझे बताओ वो फैक्टर्स बच्चे जो पूर्ण घन होंगे। पूर्ण घन, पूर्ण घन का मतलब है परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। यस, अब बात करते हैं परफेक्ट क्यूब की, यानी कि वो फैक्टर जो पूर्ण घन होंगे। भाई परफेक्ट स्क्वायर का केस तो आपको क्लियर है कि पावर को 2 से डिवाइड करके और भागफल देखना है और +1 कर देना है। अब 2 से ही डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि हम पूर्ण वर्ग की बात कर रहे हैं, और यहां मैं पूर्ण घन की बात कर रहा हूं। अगर संख्या की पावर 3 है ना, तो बच्चे वो अपने आप में क्या होगी, वो पूर्ण घन होगी, परफेक्ट क्यूब होगी। अगर पावर 3 है तो यहां आप समझ चुके हो कि पावर को कितने से डिवाइड करना है, पावर को 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि मैं क्या ढूंढ रहा हूं, मैं पूर्ण घन ढूंढ रहा हूं। जब मैं पूर्ण वर्ग ढूंढ रहा था तो मैं पावर को 2 से डिवाइड कर रहा था, जब मैं पूर्ण घन ढूंढ रहा हूं तो पावर को 3 से डिवाइड करना है। यानी कि क्या करना है बच्चे, पावर को 3 से डिवाइड करके और यहां से जो भी भागफल यानी कि जो भी कोशेंट मिलेगा, जो भी कोशेंट मिलेगा उसमें 1 जोड़ देना है। यही करना है। जैसे 11 है, 11 को 3 से डिवाइड करना है, तो 3 3 9, भागफल कितना आया 3, उसमें 1 जोड़ दो। भैया 17 को 3 से डिवाइड करना है, तो 3 पंजे 15, 5 बार गया 1 जोड़ दो। भैया 6 को 3 से डिवाइड करना है, 3 दूनी 6 और उसमें 1 जोड़ दो, तो ये आएगा आपका 3 और 1 4, 5 और 1 6, 2 और 1 3, तो 6 चौके 24 या 72, तो यानी कि 72 ऐसे फैक्टर होंगे जो परफेक्ट क्यूब होंगे, जो पूर्ण घन होंगे। क्या होंगे बच्चे, परफेक्ट क्यूब होंगे। ये सवाल आपको नॉर्मल बेसिस में देखने को नहीं मिलते हैं, समझो आप मेरी बात को, है ना। चलिए एक सवाल देता हूं आपको मैं, बस ध्यान के रखना ये हमारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए, तो आप फर्स्ट क्लास से देखते हुए आ रहे हो। चलिए सवाल नंबर 29 पे आते हैं बच्चे, करेंगे सवाल को जरा, करिए। वेरी गुड। 72, पता है जब आप नई चीज सीखते हो ना, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन सीख जाते हो। अगर आपके अंदर हिम्मत है और आपके अंदर दृढ़ संकल्प है तो सीख जाते हो। अपने साथ स्पेशल बैच में हो तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, अपने अंदर का डर निकालना है। यार मुझे डर लगता है, मेरे से वो डर निकाल के साइड में रखो, आप अपने भाई के साथ में हो, और चंदन, प्रभाकर, अर्पित, निशा, विपिन, वासु, सबको बढ़िया मैच हो जाएगा सब। नमस्ते सर। चलिए सवाल क्या है, n बराबर 9 की पावर 9, n बराबर 9 की पावर 9, तो क्या n के कितने धनात्मक पूर्ण घन से विभाज्य है। यानी कि आपको इस सवाल में भी बताना है ऐसे फैक्टर जो परफेक्ट क्यूब हो, जो पूर्ण घन हो, है ना। हाउ मेनी पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब्स। सबसे पहले तो 9 की पावर 9 है बच्चे, 9 की पावर 9 है, तो आपने ऐसे नहीं करना 9 को 3 से डिवाइड किया, 3 3 9 और उसमें 1 जोड़ दिया, ऐसे गलत है। अगर आप ऐसे करोगे तो भैया, ऐसे करोगे तो गलत है। क्यों गलत है, क्या ये जो 9 है ये हमारा प्राइम नंबर है, क्या ये अभाज्य संख्या है, नहीं। तो फिर आपने इसकी पावर को 3 से डिवाइड करने की आपकी हिम्मत कैसे हो गई, इसकी पावर को 3 से डिवाइड करने की आपकी हिम्मत कैसे हो गई। अगर ये 9 प्राइम नंबर नहीं है तो पिटने का काम कर रहे हो, क्या भाई, पिटने का काम कर रहे हो क्या।
ऐसे नहीं करना है। पहले मैंने कहा ना कि ये जो बेस है ये प्राइम संख्या ये अभाज्य होनी चाहिए, तो इसको अभाज्य बनाओ। बच्चे 9 की पावर 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर और उसकी पावर 9 तो पहले से ही है, ये आपस में गुणा हो जाएंगी, तो 3 की पावर हो गई 18, 3 की पावर 18। अब आप अपना रूल लगाओ, अब आप अपना रूल लगाओ। अब ये 3 की पावर 18 हो गई, अब पावर को 3 से डिवाइड करना है, भागफल आया 3 6 18 और उसमें 1 जोड़ देना है, आपका आंसर आ गया 7। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ये बी। तीसरे नंबर पे बी डाल देगा, हमारे टाइप इसकी कलाकारी, तो आपका आंसर है 7। तो ये सॉरी सर कहने से काम नहीं चलेगा, आपका ऑफलाइन होते कुटाई कर देते, सॉरी सॉरी सर कहते रहते कमर को ऐसे करके, फिर कितना सॉरी करते रहते, इतनी देर में तो कमर में 3 4 कम चला जाती। यहाँ तो ऑनलाइन तो बच गए सॉरी सर कह के। ठीक है, आगे से गलती मत करना ऐसे, यही होता है ना स्कूल में, ये होता है गलती है मान लो आपने की, सर गलती हो गई मैं 5 साल पढ़ जाते थे, फिर मास्टर 5 साल पढ़ाने के बाद कहता था अब गलती मत करना, अब क्या गलती करना, तो कुछ सर है ना। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ आगे अगले सवाल पे लेकर चलता हूँ। सवाल है बच्चे 9 की पावर 7, 12 की पावर 10, 7 की पावर 9, 20 की पावर 7, 25 की पावर 9। सवाल कह रहा है कि एबीजीपी करेंगे, एक बार कई दिनों से परेशान एबीजीपी करेंगे, एबीजीपी कर लेंगे, वो नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, उसको मैं सिंपलीफिकेशन वाले पार्ट में रखता हूं, ठीक है, हो जाएगा वो। ये आपको दिया हुआ है, बोला है कि गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों है। अभी हमने एक सवाल किया पूर्ण वर्ग का, उसमें हमने डिवाइड किया 2 से और भागफल में 1 जोड़ा, फिर उसके बाद सवाल किया पूर्ण घन का, उसमें हमने पावर को डिवाइड किया 3 से और किसको 1 जोड़ दिया भागफल में। अब बात कर रहा है जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों हो, तो बताओ मैं किससे डिवाइड करूंगा, कोई भी बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे। जब बात पूर्ण वर्ग की हो रही थी 2 से डिवाइड कर रहे थे, जब बात पूर्ण घन की हो रही थी 3 से डिवाइड कर रहे थे पावर को, अब बात है पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों की। बताओ तो मैं यस देखो आंसर कितने सीरियस बच्चे हैं सर, 6 से डिवाइड करेंगे भैया, क्यों? देखो पूर्ण वर्ग की बात कर रहा था a स्क्वायर, पूर्ण घन की बात कर रहा था a क्यूब, तो जब मैं दोनों की बात करूंगा तो a स्क्वायर इंटू a क्यूब पावर जुड़ जाती है, a की पावर 6, यानी कि मैं डिवाइड करूंगा पावर 6 से, और जो पावर 6 होती है वो पूर्ण वर्ग भी होती है। भाई a की पावर 6 किसका वर्ग है, a की पावर 3 का वर्ग है, a की पावर 6, और a की पावर 6 किसका घन है, a की पावर 2 का घन है, तो a की पावर 6 पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। यस तो जब भी मैं पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन की बात करूंगा तो 6 से डिवाइड करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ काम इस सवाल में करना है। क्या करना है भैया, ये बेस को हमें अभाज्य यानी कि प्राइम बनाना है, तो ये 9 है, इसको मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर और उसकी पावर 7। बच्चे ये 12 है, 12 को मैं क्या लिख सकता हूं 4 3 12, और 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, भाई 2 दूनी 4 होता है ना, और गुणा 3, और इसकी पावर कितनी है 10, 7 तो अभाज्य है ऐसे ही रहने दो। अब बच्चे 20 है, 20 को मैं क्या लिख सकता हूं 4 5 20, और 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर गुणा 5। यस तो 2 का स्क्वायर गुणा 5, और कितनी पावर है इसकी 7 गुणा 25 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, उसका स्क्वायर 9। अब अपने हिसाब से इनको सेट कर लो भाई, ये तो आपस में गुणा हो जाएंगी, तो 3 का स्क्वायर 7 दूनी 14, ये आपस में 2 धाम 20, 2 की पावर 20, भाई 2 धाम 20 होगी ना, और 3 की पावर 10 गुणा 7 की पावर 9 गुणा 2 7 14, 2 की पावर 14 और 5 की पावर 7 गुणा और 9 दूनी 18, 5 की पावर 18। अब जो 2 की पावर है उनको एक साथ जोड़ लो, जो 3 की पावर है उनको एक साथ जोड़ लो, भाई 2 की पावर कहां है यहां और यहां, तो 20 और 14 34, तो 2 की पावर 34 गुणा 3 की पावर को एक साथ जोड़ लो, 3 की पावर 14 और 10 24 गुणा 5 की पावर को एक साथ जोड़ लो, 5 की पावर 18 और 7 25 गुणा और 7 की पावर 9। अब ये सारे के सारे जो बेस है ना ये हमारे अभाज्य बन गए, ये हमारे अभाज्य बन गए। चलिए तो आपने क्या करना है 6 से डिवाइड करना है बच्चे, आपने 6 से डिवाइड करना है, 34 को 6 से डिवाइड करो, 34 को 6 से डिवाइड करो और भागफल देखो, तो 6 पंजे 30, 5 बार गया और प्लस 1। आपने 24 को आपने बच्चे 24 को 6 से डिवाइड करना है, 6 चौके 24 और प्लस 1। आपने 25 को भी 6 से डिवाइड करना है, तो 6 चौके 24 प्लस 1। फिर आपने 9 को भी 6 से डिवाइड करना है, कहां लिखूं इसको, यहां लिख दूं, आपने 9 को भी 6 से डिवाइड करना है, 6 एकम 6 एक ही बार जाएगा और प्लस 1, तो क्या मिल गया 5 और 1 6, 4 और 1 5, 4 और 1 5 और 1 और 1 2, तो 5 को 25 दूनी 50 और 5 30, आपका आंसर कितना आ गया 300, तो यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है ना कि जो पूर्ण वर्ग भी हो और जो पूर्ण घन भी हो तो हमें 6 से डिवाइड करना है, क्योंकि पावर 6 ही है जो पूर्ण वर्ग भी होता है और पूर्ण घन भी होता है। बहुत अच्छे, एक अच्छा क्वेश्चन कराऊं, ये सवाल करो, ये सवाल करेंगे भाई जल्दी से, क्या होगा बताओ भाई जल्दी से। ये क्वेश्चन आपका पता है कहां आया था, ये आया था आपका सवाल सी सेट में, यूपीएससी सी सेट में, पता नहीं 2020 या 21 में किसी एक वर्ष में आया था सी सेट के पेपर में। अब आप यहां से लगा लो कहां से सवाल ढूंढ के लेकर आ रहा हूं आपके लिए। 5 संख्या PQRST के गुणनखंडों की संख्या, अब यहां ये सवाल प्योर कॉन्सेप्चुअल है, मेरा उसमें कुछ पेन खाने की भी जरूरत नहीं, प्योर कॉन्सेप्चुअल। उसने कहा 5 संख्या है PQRST, इसमें गुणनखंडों की संख्या है 40 15 3 28 और 34 गुणनखंडों की संख्या, इनमें से कौन सा एक पूर्ण घन हो सकता है, किस किस का तिगड़ा, देखो 2 को जोड़ा बोलते हैं, 3 को तिगड़ा बोलते हैं, तो P Q और R मिलकर एक पूर्ण घन बना सकते हैं क्या, Q और R मिलकर ही पूर्ण घन बनाएंगे, P S T मिलकर पूर्ण घन बनाएंगे, ओनली P और S मिलकर पूर्ण घन बनाएंगे। सोचो, इसमें मेहनत नहीं करनी, पेन नहीं चलाना, इसमें सोचना है, मुझे लगा बहुत कम सोच पाओगे, सर में दर्द हो जाएगा, हो रहा है ना, ये क्या बवाल है, ऐसा होगा अंदर से, कोई बात नहीं, डटे रहो, कितनी भी आंधी तूफान आए पूरे बैच में बस डटे रहना है, मैथ्स का एक्सपर्ट बनाना मेरा काम है। देखो 5 संख्या है, कौन कौन सी संख्या है, P Q R S और T। अब क्या है कि अलग अलग इनके गुणनखंडों की संख्या है, यानी कि इसमें 40 गुणनखंड है, इसमें 15 है, इसमें 3 है, इसमें 28 है और इसमें 34 है, अलग अलग गुणनखंडों की संख्या है। बच्चे आप मुझे एक बात बताओ, सुनो मेरी बात, गुणनखंडों की संख्या से आप क्या मतलब समझ रहे हो, गुणनखंडों की संख्या, ये अगर P के 40 गुणनखंड है, सुनते हो, देखो यहां आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत आसान सवाल था, ये ऐसा फील आएगा आपको, देखना P के 40 गुणनखंड है ना, ये 40 कैसे बने होंगे भाई, जब P की पावर कोई R रही होगी और उस R में प्लस 1 किया होगा, यानी कि R में 1 जोड़ा होगा तब जाकर मुझे 40 मिला होगा, तब जाकर मुझे 40 मिला होगा। तो आप मुझे बताओ P की कितनी पावर रही होगी, R का कितना मान रहा होगा कि 40 फैक्टर मिले, आप कहेंगे सर P की पावर 39 रही होगी, तब जाकर उसमें 1 जुड़ा होगा और मुझे 40 फैक्टर मिले होंगे। जब मैं गुणनखंड निकालता हूं तो 1 जोड़ता हूं ना पावर में, यस यस और नो। अगर उसने कहा कि P के 40 गुणनखंड है, यानी कि P की पावर 39 39 रही होगी, उसमें 1 जोड़कर 40 गुणनखंड बने होंगे। ऐसे ही Q के अगर 15 गुणनखंड हैं तो बच्चे
क्यू की पावर कितनी रही होगी? 15 में से 1 घटा दो, 15 में से 1 घटा दो, आप कहेंगे सर क्यू की पावर 14 यानी कि 14 रही होगी, तब जाकर उसके जो है 15 गुणनखंड बने होंगे। अगर आर के 3 फैक्टर है, 3 गुणनखंड है, तो आर की कितनी पावर रही होगी? आर की 2 पावर रही होगी, तब जाकर उसके 3 गुणनखंड मिले हैं। अगर यहां पर 28 गुणनखंड है, अगर 28 गुणनखंड है तो भैया एस की कितनी पावर रही होगी? 27 पावर रही होगी, उसमें 1 जोड़कर 28 गुणनखंड बने होंगे। अगर यहां टी के 34 गुणनखंड है तो टी की कितनी पावर रही होगी? 1 घटा दो, सर 33 पावर रही होगी, तब जाकर इसके 34 गुणनखंड मिले। पावर में 1 जोड़कर ये गुणनखंडों की संख्या है। अब आप देख लो इनमें से कौन-कौन सी संख्या है जो परफेक्ट क्यूब है, जो पूर्ण घन है। परफेक्ट क्यूब का मतलब जो पावर 3 से कट गई। भाई जिसकी भी पावर 3 से कट गई वही पूर्ण घन है और वही आपसे कह रहा है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, मैं कुछ करना ही नहीं पड़ा सवाल में। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो अगर सवाल क्लियर हो गया हो तो आपको। अगर आपने यूपीएससी सी सेट का सवाल बहुत अच्छे से समझ लिया हो तो मुझे थम्स अप करके बता दो। कुछ भी नहीं है, उसने कहा पी के 40 गुणनखंड, क्यू के 15, आर के 3, एस के 28, टी के 34। मैंने कहा गुणनखंड का मतलब क्या है? जब मैं पावर में 1 जोड़ूंगा तब जाकर 40 मिला होगा, यानी कि पी की 39 पावर रही होगी। अगर क्यू के 15 गुणनखंड है मतलब क्यू की 14 पावर रही होगी, तब इसके 15 गुणनखंड मिले हैं प्लस 1 करके। अगर आर के 3 गुणनखंड है तो 2 पावर रही होगी, उसमें 1 जोड़कर 3 गुणनखंड मिले हैं, यानी कि सब में से 1 घटाकर मैं पावर लगा दूंगा। अब मैं चेक करूंगा, उसने कहा पूर्ण घन, मैं चेक करूंगा किसकी पावर 3 से कट रही है। पूर्ण घन का मतलब तो वही है। तो बच्चे आप कहेंगे सर ये 3 से कट गया, ये 3 से नहीं कटा, ये 3 से नहीं कटा, ये 3 से कट गया और ये 3 से कट गया, यानी कि पूर्ण घन बन सकते हैं पी एस टी। और यही मेरा जवाब है, ढूंढ लो ऑप्शन नंबर सी। कितना प्यारा क्वेश्चन है, प्योर कॉन्सेप्चुअल है ना। और जबकि ये उसी कॉन्सेप्ट पे है जो आप पहली क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, जो आप पहली क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, ये उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, सी सेट में क्वेश्चन आया है। ओके चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा ये सवाल करते हैं। करिए बच्चे सवाल को, जरा करेंगे बच्चे सवाल को। बता दिखाना बच्चा क्या कह रहा है, ऊपर थोड़ा सा दिखाओ, थोड़ा सा ऊपर और ऊपर। यस सर वो तो भागफल में जोड़ते हैं ना, आप पावर में नहीं। आप शॉर्ट सर्किट मत करिए अनिका जी, यहाँ हम वो वाला नहीं कर रहे हैं पूर्ण घन कितने फैक्टर हैं। मैं तो उसके ओरिजिनल फैक्टर्स निकाल रहा हूँ, मैं वो फैक्टर नहीं निकाल रहा हूँ जो पूर्ण घन है, मैं ओरिजिनल फैक्टर। अगर उसने कहा पी के 40 गुणनखंड है, मैं कह रहा हूँ पी के अगर 40 गुणनखंड है तो पी की ओरिजिनल पावर कितनी रही होगी? आप कहेंगे सर 39 पावर रही होगी, उसमें 1 जुड़कर इसके 40 फैक्टर बन रहे होंगे। अभी तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ पूर्ण घन का जिक्र तो मैंने बाद में किया जब मैंने उनकी ओरिजिनल पावर्स निकाल ली। अगर उसके 3 फैक्टर है तो उसकी ओरिजिनल पावर कितनी रही होगी? 2 पावर में 1 जोड़कर 3 फैक्टर बने हैं, वही चीज है। तो वो कह रहा है कि यदि किसी संख्या n के 8 गुणनखंड है तो n का न्यूनतम मान ज्ञात करो। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन है। उसने कहा n के अगर 8 गुणनखंड है तो n का न्यूनतम मान, n की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है अगर n के 8 गुणनखंड है? देखो आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन है, या तो आप चारों ऑप्शंस के गुणनखंड निकालो और जिसके 8 गुणनखंड आ जाए वही आपका आंसर है। अगर 2 संख्याओं के 8 गुणनखंड आए तो जो संख्या न्यूनतम है वही आपका आंसर होगी। या तो आप ऐसा करो, ऑप्शन से करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि या तो आप चारों ऑप्शन के गुणनखंड निकालो और जिसके गुणनखंड 8 मिल जाए, अगर 2 ऑप्शन के 8 मिल जाए तो जो छोटा है वही आपका आंसर होगा, 1 मिल जाए तो वही आपका आंसर होगा। ये तो पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन नहीं बच्चे 15 कैसे होगा? 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, पावर में 1 जोड़ेंगे तो 2 गुणा 2, 15 के तो 4 ही गुणनखंड है, 15 कैसे आंसर होगा? तो क्या क्यों मार रहे हो? देखो अब मैं आपको बताता हूं बच्चे, अभी पिछले सवाल में आपको मैं सिखा के आया कि अगर अगर गुणनखंड है कुछ तो ओरिजिनल पावर कितनी रही होगी। आप मुझे बताओ, अगर n के 8 गुणनखंड है, बच्चे सुनना, अगर n के 8 गुणनखंड है तो n की पावर क्या रही होगी? बच्चे आप कहेंगे कि सर अगर n के 8 गुणनखंड है ना तो n के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना वो a की पावर 7 रहा होगा। भाई या तो a की पावर 7 रहा होगा, तब जाकर उसमें 1 जुड़कर 8 गुणनखंड बने हैं उसके, a की पावर 7 के फॉर्मेट में रहा होगा। और कुछ भी बन सकता है। भाई हमसे कहा न्यूनतम मान बताना है। अब a की पावर 7 है और अगर फैक्टर 8 है, a की पावर 7 तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, a की पावर 7 तो बच्चे बहुत बड़ी संख्या चली जाएगी। हमें बताना है न्यूनतम संख्या, मिनिमम वैल्यू। तो न्यूनतम संख्या के लिए क्या हो सकता है कि जो ये 8 गुणनखंड है ना, ये 8 गुणनखंड है। देखो न्यूनतम वैल्यू कैसे आप निकालोगे बिना ऑप्शन चेक किए? 8 गुणनखंड का मतलब है कि मैं कुछ ऐसे लिखूं, इसको 2 2 और 2 3 में तोड़ दूं, 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे तोड़ दूं, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, मिनिमम वैल्यू के लिए मैक्सिमम फैक्टराइजेशन होना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैंने 2 गुणा 2 गुणा 2 तोड़ दिया, तो ये a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r। अगर 2 गुणनखंड है तो बच्चे p का मान कितना रहा होगा? 1। अगर b q के q का मान सॉरी अगर b की पावर q के 2 गुणनखंड है तो q का मान कितना रहा होगा? 1। अगर c की पावर r के 2 गुणनखंड है तो c का मान कितना रहा होगा? 1। तभी तो इसमें एक जुड़ के 2 गुणनखंड मिले भैया, एक में जुड़ेगा 2, एक में जुड़ेगा 2, एक में जुड़ेगा 2, तभी हमें 2 गुणनखंड मिले। यानी कि हमारी जो संख्या है वो a की पावर 1, b की पावर 1 और c की पावर 1 का फॉर्मेट रही होगी। यानी कि ये रही होगी 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। न्यूनतम संख्या बतानी है हमें और न्यूनतम संख्या तो यही होगी भैया 2 3 5। इसके अलावा कुछ रखोगे बड़ी बन जाएगी वो। तो 2 3 5 यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 5 मेरी संख्या रही होगी 30। बिना ऑप्शन के आप ऐसे कर सकते हो, बिना ऑप्शन के। मैंने आपसे कहा कि भैया अगर 8 गुणनखंड है तो या तो a की पावर 7 रही होगी, पावर में 1 जुड़कर 8 गुणनखंड बने होंगे, या फिर सेकंड ऑप्शन क्या है कि 8 को आपने 2 गुणा 2 गुणा 2 में तोड़ दिया और ये a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r में रहा है। तो आपने कहा सर अगर 2 गुणनखंड है तो p का मान 1 रहा होगा, अगर 2 गुणनखंड है तो q का मान भी 1 रहा होगा, अगर 2 गुणनखंड है तो r का मान भी 1 रहा होगा, है ना भाई? तो a की पावर 1, b की पावर 1, c की पावर 1, a b c का मान 2 3 5 जो सबसे छोटी संख्या है वो रख दो। तो 2 गुणा 3 गुणा 5 यानी कि 30 आपका सही जवाब है। अगर आपने नहीं करना चाहते तो फिर ऑप्शन से जैसे 15 के गुणनखंड निकाले ऐसे ही चारों ऑप्शन के गुणनखंड निकाल लो और चेक कर लो कि 8 गुणनखंड किसके बन रहे हैं। जैसे 45 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 का स्क्वायर गुणा 5। तो यहां गुणनखंड कितने आएंगे भाई? 2 + 1 3, 1 और 1 2 6। 30 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 3 गुणा 5, पावर में 1 जोड़ूंगा तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ये आ गया 8। 8 गुणनखंड ही चाहिए। 55 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 गुणा 11। तो गुणनखंड कितने आ जाएंगे? 2 गुणा 2 यानी कि 4। अब भी आप चेक कर सकते हो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन से नहीं कर सकते तो ऐसे भी कर सकते हो। भाई उसने कहा न्यूनतम संख्या, न्यूनतम कहा है तो a का मान, b का मान, c का मान, न्यूनतम संख्या रखनी है 2 3 5। किससे न्यूनतम और क्या रखोगे? 5 से बड़ी संख्या रखोगे तो बड़ी संख्या मिल जाएगी, इसीलिए मैंने 2 3 5 रखा। न्यूनतम बोला उसने। 1 2 3 नहीं रख सकते, एक बचा किसी का फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर होता है 1। चलो अब आपको मैं थोड़ा सा नए टाइप के सवालों की तरफ लेकर चलता हूं, नए टाइप के सवालों की तरफ लेकर चलता हूं। बहुत मजा आएगा, आसान क्वेश्चन। ये टाइप करने के बाद हम गुणनखंडों के योग की तरफ चलेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स की तरफ चलेंगे। बच्चे जैसे रहा ये सवाल अक्सर आपने छोटे एग्जाम्स में बहुत आता है, कांस्टेबल लेवल के एग्जाम में बहुत आता है, जीडी में तो कई बार ये सवाल आया है, एसएससी सीएचएसएल में भर भर के ये सवाल आते हैं। और आपसे कहता है n बराबर 4 की पावर क्या? यूपीएसआई में भी आया था सवाल ये, यूपीएसआई में भी ये सवाल आया था। 4 की पावर 11, 4 की पावर 12, 4 की पावर 13, 4 की पावर 14। उसने कहा n के कितने गुणनखंड है? अब कर लो ये सवाल। यहां तो बीच में प्लस का साइन है, ये चल नहीं रहा क्या? ना चलिए, मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते उस सवाल में। मैक्सिमम क्या होगी? मैक्सिमम मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम नहीं निकाल सकते। बताइए
n बराबर ये संख्या आपको बच्चे दी हुई है और आपसे बोला है कि इसके पॉजिटिव फैक्टर्स कितने होंगे। पॉजिटिव फैक्टर्स, सकारात्मक गुणनखंड। वो तरीका मत लगाने लग जाना जो आप लगा रहे हो, क्योंकि यहाँ बीच में बच्चे प्लस का साइन है, यहाँ बीच में प्लस का साइन है। यहाँ आप ये सोच रहे हो ना इसको 2 की पावर में बदल लें, 2 की पावर 22, इसको बदलें 2 की पावर 24 और इसको 2 की पावर 26, 13 का स्क्वायर, 2 की पावर 28 और फिर 22 प्लस 1 और गुणा 24 प्लस 1। ऐसे मत करना, ये तरीका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ बीच में प्लस का साइन है बच्चे, वो नहीं करना। इसीलिए तो मैंने कहा ये अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताता हूँ इस सवाल में करना क्या है। सुनो भाई, सवाल है मेरे पास बच्चे 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14। ये मेरे पास सवाल है। मैं जब भी ऐसा सवाल देखूंगा ना, आगे अगला सवाल ऐसा ही है, तो मैं यहाँ से कुछ कॉमन लूंगा। वेरी गुड सोनिया परिहार जी, वेरी गुड। यहाँ से मैं कॉमन लूंगा, तो 11 12 13 14 दोनों सभी में जो सबसे छोटी पावर होगी ना उसको कॉमन लेना है। भाई सबसे छोटी पावर कौन सी है चारों में? सर 11 सबसे छोटी पावर है, तो 4 की पावर 11 को कॉमन ले लो, तो यहाँ से तो पूरी पावर कॉमन ले ली, 1 बचेगा। अब बच्चे सामने देखो, 4 की पावर 12 में से 11 पावर मैंने कॉमन ले ली, तो कितनी पावर बचेगी? 1। भाई 4 की पावर 12 में से अगर मैं 4 की पावर 11 को कॉमन लेता हूं तो 1 पावर बचती है। अगर मैं 4 की पावर 13 में से 11 कॉमन लेता हूं तो कितनी बचती है? 2। अगर मैं 4 की पावर 14 में से 11 कॉमन लेता हूं तो कितनी बचती है? 3। भाई 11 और 3 14 होता है, बस इसे कैलकुलेट कर लो। 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर और उसकी पावर 11। अंदर क्या है? 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64। बच्चे 64 16 80 और 4 84 और 1 85। 2 की पावर गुणा करेंगे 11 दूनी 22 और ये कितना है? 85। 85 को मैं तोड़ सकता हूं 5 गुणा 17। भाई प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, अब भाज्य गुणनखंड करने हैं। यस, तो 85 को मैंने 5 और 17 में तोड़ा, मुझे मिल गया 2 की पावर 22 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 17 की पावर 1 गुणा 17 की पावर 1। ये बन गया आपका। अब आप कर लो, अब आप कर लो, कर लो। यहां से आप अपना भाई तरीका करोगे, सारी प्राइम संख्या मिल गई तो पावर में 1 जोड़ेंगे, 22 प्लस 1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1 प्लस 1, तो कितना आ गया भाई? 22 और 23 गुणा 2 गुणा 2, तो 23 दूनी 46 और 46 दूनी 92। आंसर कितना आ गया? 92। कितना आ गया? 92। यही आपने करना है बच्चे। सबसे छोटी पावर जो होगी उसको कॉमन लेना है। यहां से पूरी पावर कॉमन आ गई तो 1 बचेगा। 4 की पावर 12 में से 11 पावर आ गई तो 1 पावर बचेगी। 13 में से 11 आ गई तो 2 पावर बचेगी। 14 में से 11 पावर बाहर आ गई तो 3 पावर बचेगी। इस 4 को लिखा 2 का स्क्वायर और अंदर इनका स्क्वायर खोल दिया मैंने। 11 दूनी 22, इसको जोड़ा 85, 85 के 2 फैक्टर बनाए 5 गुणा 17, अभाज्य गुणनखंड बनाने थे, तो इसको लिखा 2 की पावर 22, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1, कुल फैक्टर निकाल दिए, पावर में 1 1 जोड़कर। अगला सवाल तैयार हो जाओ मुझे आंसर देने के लिए। सभी लोग इस सवाल का जवाब मुझे देंगे। भैया क्या है बताओ? इस सवाल क्या किया इसने? 13 12 11 10। अच्छा ये हिंदी में इंग्लिश में यही का सवाल है बच्चे। सवाल यही आपका, उसने सवाल को 2 बार टाइप कर दिया, टाइप इसने। ये नहीं है सवाल, यही है सवाल आपका। ठीक है, तो करिए। 5 की पावर 13, 5 की पावर 12, 5 की पावर 11, 5 की पावर 10। बताओ, यहां भी आपने सबसे छोटी पावर को कॉमन लेना है। सबसे छोटी पावर को कॉमन लेना है और फिर इसे आगे सॉल्व करना है। करिए, सब लोग करेंगे बच्चे। सबसे छोटी पावर को कॉमन लेना है और फिर आगे इसको सॉल्व करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है और फिर हम अपना लास्ट टॉपिक इसमें ही सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग पढ़ेंगे। भाई सवाल है 5 की पावर 13, 5 की पावर 12, 5 की पावर 11, 5 की पावर 10 और सारी की सारी प्लस में है। तो यहां से सबसे छोटी पावर कौन सी है? 10। तो 5 की पावर 10 को बच्चे मैं बाहर ले लूंगा, तो यहां 13 में से अगर 10 बाहर आ गई तो 5 की पावर 3 बचेगी। 5 की पावर 12 में से अगर 10 बाहर आ गई तो 5 की पावर 2 बचेगी। 5 की पावर 11 में से 10 आ गई तो 5 की पावर 1 बचेगी और यहां से तो पूरी 5 की पावर 10 ही बाहर आ गई तो 1 बचेगा। भाई पूरी की पूरी पावर हमने ले ली बाहर। यस, अब आप इसको सॉल्व कर लो। 5 की पावर 10 अंदर क्या है? 125, 5 का क्यूब होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है 5 प्लस 1, कितना आ गया बच्चे? 125 और 25 150 और 5 155 और 1 156, यानी कि 5 की पावर 10 गुणा 156। अब 156 को आप तोड़ लो। भाई 156 को मैं लिख सकता हूं 12 गुणा 13। आप अगर नहीं लिख सकते हैं तो 156 के कुछ इस तरीके से फैक्टर बना लेना। 2 से जाएगा 2 7 14 2 8 16, 2 से जाएगा 2 3 6 2 9 18, 3 से जाएगा 13 बार और 13 से जाएगा 1 बार, तो क्या बन गया? 2 का स्क्वायर, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1। अगर आप ये नहीं जानते तो इस तरीके से स्पीड से कर लिया करो। अब 136 156 को ऐसे तोड़ा, 12 को मैंने लिखा 4 दिया 12 और 4 को मैंने लिखा 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर गुणा 3 की पावर 1, ये 5 की पावर 10 है और 13 की पावर 1। इस तरीके से मैंने लिख लिया और मैं इसके गुणनखंड निकालूंगा। पावर में 1 जोड़ दो तो 2 और 1 3, 1 और 1 2, 10 और 1 11 और 1 और 1 2, 3 दूनी 6 दूनी 12 11 132। इन सबको गुणा करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा बच्चे? 132। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। कोई प्रॉब्लम नहीं है? यस, आराम से आपने सवाल को कर लिया। वेरी गुड। चलिए अब पढ़ते हैं सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों की संख्या कितने गजब तरीके से आपने पढ़ी, इसके भी बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं संडे स्पेशल में आपको कराऊंगा। संडे स्पेशल में तो वहां तक आप अपना सारा रिवीजन कर लेना और वहां आप देखो संडे स्पेशल में आपका रिवीजन भी होता है और आपको बहुत सारी नई चीज भी सीखने को मिलती है। ये आपने देख लिया होगा पहले संडे में, तो उसको स्किप बिल्कुल मत करना, बिल्कुल स्किप मत करना संडे स्पेशल को। इसीलिए मैं उसको एप्लीकेशन में भी डलवाता हूं क्लास को पीडीएफ के साथ। उसमें बहुत सारी चीजें आपको नई भी सीखने को देता हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं तो संडे स्पेशल में कवर हो जाती है। मैं चाहता हूं कि कुछ भी ना छूटे, कुछ भी ना छूटे। ओके, अब आते हैं बच्चे सम ऑफ फैक्टर्स। इसका भी मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा। सम ऑफ फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग। बहुत छोटी संख्या से सीखेंगे और फिर एक सिंपल सा रूल देख लेंगे और वहीं से फिर इसको कहेंगे। हाँ, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है लेकिन उसको आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो हो जाएगी। अब सुनना, अच्छा कॉमन लेने पर 0 बचेगा। क्या बात है, क्या मेरे शेर, मजा आ गया, वाह वाह वाह। ये कह रहा है कि अगर मैं यहाँ 15 ए प्लस, मैं यहाँ पर अगर मैं लिख दूं 30, अगर मैं यहाँ लिख दूं 30 और मैं यहाँ से अगर 15 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ कितना बचेगा? ए, और ये कह रहा है कि यहाँ 0 बचेगा अगर कॉमन ले लिया तो। सॉरी, अगर मैं इसको 15 लिखता हूँ तो अगर 15 कॉमन ले लिया तो मुझे 0 बचेगा। क्या ये सही है? अब जरा इसकी वापस मल्टीप्लाई करना, क्या वापस ये वाली मिल जाएगा आपको समीकरण? वापस मल्टीप्लाई करना 15 ए और 15 की 0 में गुणा करोगे 0 आएगा। ये तो किसी और डायरेक्शन में ले जाएगा आपको। बच्चे जब भी आप कॉमन लेते हो ना और जैसे 15 है आपने पूरी संख्या कॉमन ली तो यहाँ 1 बचता है क्योंकि जब आप वापस गुणा करोगे तो वापस हमें ये मिल जाएगा, है ना? चलो कोई नहीं, डाउट था, हो गया क्लियर। अब आते हैं सम ऑफ फैक्टर। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 20-25 मिनट में क्लियर हो जाएगा। दो ही सवाल में सारे के सारे आपको पढ़ा दूंगा। जैसे हमने पढ़ा कुल गुणनखंडों की संख्या, हमने पढ़ा सम गुणनखंडों की संख्या, हमने पढ़ा विषम गुणनखंडों की संख्या, ऐसे ही यहाँ पर योग पढ़ना है। अब मैं सबसे छोटी संख्या कौन सी लेता हूँ बच्चे? 6 से ही हमने संख्या भी सीखी थी गुणनखंडों की संख्या। बंद कर देना। अब 6 के कौन कौन से गुणनखंड है? 1 है, 2 है, 3 है और 6 है ना भैया? यही है। 6 के इतने ही फैक्टर है कि नहीं? अब मैं योग निकालने वाला हूं। जरा मुझे बताना सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा? तो आप कहेंगे 6 और 3 9, 9 2 11, 11 और 1 12। तो सभी का योग कितना हो गया? सभी का योग हो गया। आप कहेंगे 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12। अगर मैं कहूं सम का योग,
सम गुणनखंडों का योग, तो आप कहेंगे कि सर सम संख्या तो या तो ये 1 है या फिर 6 है, तो 6 और 2 8। अगर मैं आपसे कहूं विषम का योग, बच्चे विषम का योग, तो आप कैसे निकालेंगे? सर विषम संख्या ये है 1 और 3 4। योग का मतलब पहले मैं आपको सिखा रहा हूं कि योग का मतलब क्या होता है, इस तरीके से ना कि जो फैक्टर है उनको जोड़कर लिखना है। लेकिन अगर हमारे पास बड़ी-बड़ी संख्या आएंगी तो क्या उन्हें भी इस तरीके से करेंगे? योग में एक चीज आप ध्यान रखना, जब मैं योग निकालूंगा ना तो मुझसे बड़ी-बड़ी पावर्स की संख्या नहीं पूछता वो। बड़ी-बड़ी पावर्स की संख्या नहीं पूछता। 2 3 4 5 6 पावर तक रुक जाएगा। क्योंकि योग में आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी होती है। तो छोटी-छोटी पावर्स का ही योग पूछता है। बड़ी पावर्स तक वो नहीं जाएगा। तो इतना आप खुश हो जाना। अब जैसे बच्चे इस 6 को मैं लिखता हूं थोड़ा-सा पावर की फॉर्म में। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1। देखना, एक ही सवाल से सारे के सारे कांसेप्ट आपके क्लियर करूंगा, एक दो सवाल से। सम का सभी का योग, सम गुणनखंडों का योग, विषम का योग, सभी का योग आप एक दो सवाल से सीख जाओगे। जैसे आप नंबर ऑफ फैक्टर सीखे थे। भाई इस 2 की पावर 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 प्लस का साइन लगा दो बीच में, क्योंकि मैं योग निकाल रहा हूं। और 3 के कौन-कौन से गुणनखंड होते हैं? 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। यही होते हैं पावर 0। किसी की भी पावर 0 होता है 1। अब आप अलग-अलग गुणनखंड निकालना। भाई 2 की पावर 0 में 3 की पावर 0 की गुणा करोगे 1 आएगा, प्लस 2 की पावर 0 में 3 की पावर 1 की गुणा करोगे 3 आएगा। 2 की पावर 1 में 3 की पावर 0 की गुणा करोगे 2 ही आएगा, क्योंकि पावर 0 1 होता है। और 2 की पावर 1 में 3 की पावर 1 की गुणा करोगे आएगा 6। तो 6 और 2 8 3 11 और 1 12 ऐसे भी आ गया। अब मैं आपको धीरे-धीरे वहां पर ले जा रहा हूं जहां आपको रुक जाना है, उसके बाद हर सवाल में वही अप्लाई करना है। अभी तो मैं बेसिक चीजें खोल के आपको बता रहा हूं। चलो ये चीज आपको क्लियर। एक और संख्या मैं लेता हूं जिसमें पावर्स बनती है। भाई जैसे मैंने यहां पे ले दिया 36 और मैं कहता हूं 36 के सभी गुणनखंडों का योग बताना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो पहले 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो। भाई 36 को बच्चे मैं क्या लिख सकता हूं? 4 नाम 36 ऐसे लिख सकते हैं। 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर और 9 को लिख सकता हूं क्या? 3 का स्क्वायर। अभी मैं आपको जनरलाइज्ड रूल भी सिखा दूंगा। आपने संख्याओं का गुणनखंडों का योग उसी तरीके से निकालना, ज्यादा सोचना ही नहीं है, लेकिन डीप आप सीखेंगे इस फाउंडेशन बैच में, ये मेरा मकसद है। अब ये 2 की पावर 2 है बच्चे, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यहीं तक रुक जाएंगे। ये मैंने नंबर में भी सिखाया था आपको। 3 की पावर 2 के कौन-कौन से फैक्टर होते हैं? पावर 0, पावर 1 और पावर 2। यहीं तक रुक जाएंगे, यहीं तक रुक जाएंगे। अब देखो आपको मैं एक बहुत 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 अच्छा कांसेप्ट सिखाने वाला हूं, देखना सामने। 2 की पावर 0 होता है 1, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4। ऐसे रहने देना, जोड़ना मत इनको, गुणा। 3 की पावर 0 होता है 1, 3 की पावर 1 होता है 3 और 3 की पावर 2 होता है 9। ऐसे रहने दिया मैंने इसको। अब ये जनरलाइज्ड रूल भी मैं आपको सिखाऊंगा, जनरलाइज्ड रूल। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कुल गुणनखंडों का योग निकालना होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। एक की गुणा 1 में 1 मिलेगा, 1 की गुणा 3 में 3 मिलेगा, 1 की गुणा 9 में 9 मिलेगा, 2 की गुणा 1 में 2 मिलेगा, 2 की गुणा 3 में 6 मिलेगा, 2 की गुणा 9 में 18 मिलेगा, 4 की गुणा 1 में 4 मिलेगा, 4 की गुणा 3 में 12 मिलेगा और 4 की गुणा 9 में 36 मिलेगा। तो ये सारे गुणनखंड आपके आ गए, इन सबको जोड़ लो। सारे गुणनखंड आ गए, सबको जोड़ लो। आप मुझे बताओ इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे सम गुणनखंडों का योग बताओ, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, तो यहां जब मैं सम ऑफ इवन फैक्टर निकालने जाऊंगा तो मैं 1 को हटाऊंगा, मैं 3 को हटाऊंगा और मैं 9 को हटाऊंगा। सुनते रहना, अभी मैं रूल भी लिखवा दूंगा, वहां से आपको क्लियर होगा कि ये रूल बना कहां से है। सुनते रहना, मैंने 1 को हटाना है, 3 को हटाना है, 9 को हटाना है, बाकी जो भी बचे इनको जोड़ लो। ये सारे के सारे क्या होंगी? सम संख्या होंगी और ये सम गुणनखंडों का योग आ जाएगा। सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग। अब एक चीज ध्यान देना, एक चीज बच्चे ध्यान देना, मैंने कहा कि अगर मुझे सम गुणनखंडों का योग दिखाना है, बताना है, तो मैं 1 3 और 9 को हटाऊंगा। 1 3 और 9 को, 1 3 और 9 आए कहां से थे? जब मैंने इस 1 की गुणा, बच्चे देखो, जब मैंने इस 1 की गुणा इस 1 में करी, जब मैंने इस 1 की गुणा 3 में करी और जब मैंने इस 1 की गुणा 9 में करी, तो मुझे ये 1 3 और 9 मिले। सुनते रहो, अगर मैं इस 1 को शुरू में ही हटा दूं, यानी कि 2 की पावर 0 को शुरू में ही हटा दूं, तो जो भी गुणनखंड मिलेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? वो सारे के सारे सम होंगे। जब मैं इस 1 की गुणा इन तीनों में करता हूं तो मुझे 1 3 9 मिलते हैं, जो कि मुझे हटाने हैं, क्योंकि मुझे सम गुणनखंड चाहिए। तो अगर मैं इस 1 को हटा दूं तो जो भी गुणनखंड मुझे मिलेंगे 2 और 4 से बच्चे, वो सारे के सारे सम इवन होंगे। एक का मतलब है 2 की पावर 0 को मुझे शुरू में ही अगर मैं हटा दूं तो मुझे सम गुणनखंड मिल जाएंगे, इवन फैक्टर्स मिल जाएंगे। अब मैं आपको जनरलाइज्ड रूल लिखवा रहा हूं, देखना जनरलाइज्ड रूल लिखवा रहा हूं। आपने अभी तक फैक्टर्स पढ़ा होगा ना, आपने चीजों को रटा होगा डायरेक्ट कि सम ऑफ ऑल फैक्टर निकलवाएगा तो भैया ये कर दो, वो कर दो। सम ऑफ इवन फैक्टर, सम गुणनखंडों का योग निकलवाएगा तो 2 की पावर 0 को काउंट नहीं करते। लेकिन कभी आपने ये पूछा मास्टर से कि सर 2 की पावर 0 को क्यों नहीं लेते हैं? आज के बाद पूछना, जरूरत नहीं है बताना बच्चों को, क्योंकि आप पढ़ोगे आज के बाद कि भैया जब मैं सम गुणनखंडों का योग निकालता हूं तो 2 की पावर 0 को क्यों नहीं लेता हूं। अब मैं आपको भैया रूल लिखवा देता हूं। रूल नहीं, क्वेश्चन से ही सीखेंगे, क्वेश्चन ही मैं आपको दूंगा, वहीं से ही सीखेंगे। अब जैसे मैं यहां पर लिखता हूं 56, उसने कहा संख्या 56 में सभी गुणनखंडों का योगफल बताना है, सभी गुणनखंडों का योगफल। सवाल कई सारे हैं, आपको सारी चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी। मैंने कहा संख्या 56 के सभी गुणनखंड। बच्चे सबसे पहले 56 को किस तरीके से लिख सकते हैं? भाई 2 से जाएंगे 28 बार, 2 से जाएंगे 14 बार, 2 से जाएंगे 7 बार और 7 से जाएंगे 1 बार। तो क्या लिख सकते हैं इसको? 2 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 1। हालांकि इस 56 को आप पहले भी लिख सकते हो 8 7 56 और 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3, ऐसे भी आप कर सकते हो। नहीं, 3 की पावर 0 नहीं हटानी है हमें, क्योंकि 3 तो अपने आप में विषम संख्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? अगर मैं इसको हटा देता हूं इसको, तो ये 2 की मल्टीप्लाई किसी में भी होगी, 3 3 3 9, ये सम फैक्टर ही बनाएगा। 2 की पावर 4 एक सम संख्या है, किसी में भी गुणा कर लो सम संख्या ही मिलेगी। तो हमें इसे हटाना है, 3 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है भैया, तो 2 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 1। सवाल नंबर 1 है सभी गुणनखंडों का योग। देखना बच्चे कैसे, मैं तीनों क्वेश्चन आपको कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग का योग, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। क्या करना है? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, जो इस सवाल में आपसे पूछा है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। जैसे 2 की पावर 3 है बच्चे, देखो अब सम निकालने के लिए कितना आसान तरीका देखना। जैसे ये 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 0 से शुरू करो, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 और यहां पर आकर रुक जाओ, गुणा 7 की पावर 1 है, 7 की पावर 0 से शुरू करो, 7 की पावर 0 गुणा 7 की पावर 1। ये कितना आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का क्यूब 8 और ये क्या है? 7 की पावर 0 1 प्लस 7, भाई 8 4 12 तो 14 और 1 15 गुणा 7 और 1 8। तो कुल गुणनखंडों का योग कितना आ गया? 120 और आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। यही आपने करना है कि कुल गुणनखंडों का योग कहेगा तो ये पावर देखनी है। जैसे 2 की पावर 3 है तो 0 से शुरू करके 3 पे आके रुक जाना है। अगर आपको सर 2 की पावर 20 होती तो क्या करते? सर 2 की पावर 56 होती, 2 की पावर 80 होती। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी गुणनखंडों का योगफल निकलवाने को कहेगा ना तो 2 की पावर बहुत छोटी रखेगा, जो आप सॉल्व कर सको। ज्यादा लंबा नहीं कीजिएगा वो गुणनखंडों के योग को, ठीक है? तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये तो आपने देख लिया सभी गुणनखंडों का योग। अब सवाल आता है सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग। इसी 56 का निकालते हैं। इसी 56 को बच्चे मैंने क्या लिखा? 2 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 1, वही जो मैंने अभी लिखा है ये वाला। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा हूं सम गुणनखंडों का योग, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, यानी कि सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग।
का योग। अब देखना यहाँ आप वो चीज अप्लाई करोगे जो मैंने आपको सिखाई थी ना, सामने देखो, सामने 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 जो ये चीज सिखाई थी कि 2 की पावर 0 को हटा देंगे, क्योंकि अगर 2 की पावर 0 को हमने हटा दिया, 1 को हटा दिया, तो हमें 1 3 और 9 जो मिल रही थी विषम संख्या, तो वो मिलनी बंद हो जाएंगी। जो भी संख्या मिलेंगी वो सारी की सारी सम होंगी, वो सारी की सारी क्या होंगी, वो सारी की सारी सम होंगी। अब जैसे 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 0 से शुरू करो, प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 और यहां पर आकर रुक जाओ, गुणा। फिर आपने 7 की पावर 1 को देखा तो 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1। आपने एक काम करना है, जब भी मैं सम ऑफ इवन फैक्टर निकाल रहा हूंगा ना, जब भी मैं सम गुणनखंड का योग निकाल रहा हूंगा, तो आपने इस 2 की पावर 0 से दुश्मनी कर लेनी है, इसको लेना ही नहीं है। ये चीज आपको डायरेक्ट सिखाई जाती है किसी भी कोर्स के जब आपकी क्लासेस होती है, तो सम गुणनखंडों के योग में ये चीज आपको, मैं भी यही चीज बताता हूं किसी भी कोर्स में, भाई इतना समय नहीं होता है डिटेल जो मैंने आपको बताया कि भैया 2 की पावर 0 को हटाना है। क्यों हटाना है? 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1 और 1 जब 1 से गुणा होगा तो 1 देगा, 1 जब 7 से गुणा होगा तो 7 देगा, और ये दोनों विषम गुणनखंड है। हमें विषम से मतलब नहीं है, हमें सम गुणनखंड से मतलब है। इसीलिए 2 की पावर 0 को हटाकर बाकियों को जोड़ लो। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 7 की पावर 0 1, 7 की पावर 1 7, तो कितना होगा 8 4 12 2 14 और 7 और 1 8, कितना आएगा 14 8 112, कितना आ गया बच्चे 112। सम गुणनखंडों के योग में आपको इस तरीके से मैक्सिमम पावर 3 तक जाना है 0 से शुरू करके, और अगर सम गुणनखंड रहेगा तो 2 की पावर 0 को नहीं लेना है, 2 की पावर 0 को लेना ही नहीं है, बाकी को लेकर और आपस में गुणा कर देना, ये आपका आंसर होगा। अब तीसरा क्वेश्चन है इसी के ही विषम गुणनखंडों का योग मैं कह रहा हूं। 56 को मैंने लिखा 2 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 1, और बच्चा तीसरा क्वेश्चन मैंने कहा सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, मैंने कहा सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। और एक बात मैंने आपको सिखाई थी संख्या निकालते टाइम, क्या सिखाई थी मैं लिख रहा हूं, जल्दी से मुझे बताओ, मैं हिंदी लिख रहा हूं इसकी, तब तक मुझे कमेंट बॉक्स में मिल जाना चाहिए कि अगर मैं विषम संख्याओं की बात कर रहा हूं तो कौन सी बात ध्यान रखनी है, लिखो जल्दी से। विषम गुणनखंडों का योग, कौन सी बात सिखाई थी बताओ मुझे, कौन सी बात सिखाई थी? यस, 2 से दुश्मनी कर लेनी है। यही बात कि जब भी मैं विषम गुणनखंडों की संख्या निकालूं, चाहे विषम गुणनखंडों का योग निकालूं, भैया 2 से दुश्मनी कर लेनी है हमें। हमें बच्चे क्या करना है, हमें 2 से दुश्मनी कर लेनी है। याद रखना, हमेशा 2 से दुश्मनी रखनी है आपने, 2 से दुश्मनी, ये वर्ड याद रख लो, 2 से दुश्मनी कर लेनी है जब भी हमें विषम गुणनखंडों की चाहे तो संख्या निकाले चाहे योग निकाले, 2 से दुश्मनी। बाकी 7 की पावर 1 है तो इसको 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 7 यानी कि 8। ये आपका विषम गुणनखंडों का योग आ जाएगा, 2 को लेना ही नहीं है, बस इतनी बात ध्यान रखना है। ओके, तो आपने एक क्वेश्चन देखा 56 कुल गुणनखंडों का योग 2 की पावर 0 से शुरू करके 2 की पावर 3 तक गए, 7 की पावर 0 से शुरू करके 7 की पावर 1 तक गए, और फिर आपने सबको जोड़कर गुणा कर दिया 120 टोटल आ गया। आपसे कहा सम गुणनखंडों का योग, तो आपने इस तरीके से चीजों को लिखा और 2 की पावर 0 को नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, ये मैं 2 बार आपको बता चुका हूं, रिपीट करके देखना इस बात को, क्यों मैंने 2 की पावर 0 को सम गुणनखंडों का योग करते टाइम नहीं लिया। बाकियों को मैंने जोड़ लिया और गुणा कर दिया 112। जब मैंने विषम गुणनखंडों की बात कही तो मैंने कहा विषम का मतलब 2 से दुश्मनी, 2 से दुश्मनी, 2 को लेना ही नहीं है। ये 7 की पावर 1 है तो 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 यानी कि 8 हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल देता हूं बच्चे आपको मैं, और ये रहा सवाल, करिए सवाल का उत्तर जल्दी से सभी लोग, ये सवाल बड़ा हो सकता है आपके लिए। वैसे इतना सही कॉन्सेप्ट था, संडे को टाइम 10 बजे कर लीजिए, संडे का टाइम आपको सैटरडे को क्लियर कर दूंगा, ठीक है, जो भी टाइम रहेगा। 3240 के गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों, बस यही था सम गुणनखंडों। एक दो सवाल कर लेता हूं, आपको होमवर्क दे दूंगा, भाई आपने कल करके प्रैक्टिस कर लेना, गुणनखंड हमारे खत्म हो जाएंगे। ओके, 5 मिनट और दे दो, एक आध सवाल कर लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस क्लास में अच्छी बन जाए। अब 3240 है बच्चे, 324, इसको मैं लिख सकता हूं 324 गुणा 10, 10 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 5। अब 324 होता है 18 का स्क्वायर है भाई, 18 का स्क्वायर होता है, और 18 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 9, 2 गुणा 3 का स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, 3 की पावर 4 और 2 गुणा 5, 2 की पावर जुड़ जाएंगी तो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 1। मैंने तो ऐसे कर दिया, आप इसको चाहो तो ऐसे कर लेना भैया। 3240 को 2 से स्टार्ट करना और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना अपनी रफ कॉपी में, अपनी रफ कॉपी में। अब क्या करना है, सभी गुणनखंडों का योग निकालना है। देखो जब भी मैं योग निकालता हूं तो मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, इसमें कैलकुलेशन होती है। हाँ सर, योग निकाल, सब और फैक्टर निकालने के लिए टोटल में से इवन का योग घटा देंगे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो भाई, एक्जेक्टली मैंने पहले भी आपको बताई ये बात जब मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स निकलवा रहा था, अगर मुझे और फैक्टर चाहिए तो टोटल में से इवन माइनस कर दो। अब 2 की पावर 3 है तो 0 से स्टार्ट करना है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 तक जाना है, प्लस साइन है बीच में, सॉरी। 3 की पावर 4 है तो 3 की पावर 0 से शुरू करना है, प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4, और 5 की पावर 1 है तो 0 से शुरू करना है और 1 पे जाके रुक जाना है। ओके, तो ये आएगा 1 प्लस 2 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, ये जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9 के 27 प्लस 3 तिया 9 के 27 81 गुणा 1 प्लस 5, भाई 8 4 12 14 15 गुणा, ये जाएगा आपका 108 और 9 117 और 3 120 और 121, 5 और 1 6, 15 6 के 90, भाई 15 के 6 में गुणा करेंगे 90 तो 121 गुणा 90, तो कितना आएगा लास्ट में, तो 0 है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 1 10, तो 10890, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सभी का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। अगर मैं आपसे कहूं सम गुणनखंडों का योग बताओ, इसको ऐसे लिख लेना, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 1, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 1, ये मैंने इसको लिखा है 3240 को, 3240 को। और मेरा नया सवाल आपसे है सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, जल्दी से बता दो योग, यानी कि सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स बताएंगे बच्चे जल्दी से। 2 की पावर 0 से शुरू करना है ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बेसिस में। 2 की पावर 3 है तो 0 से शुरू करना है, प्लस 2 की पावर 1, जब आप सीख जाओ ना तो 2 की पावर 0 को लेना ही मत, मैं तो जानबूझ के लिखा हूं ताकि बाद में आपको काट के दिखाऊं। 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 0 से शुरू करना है, 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4 और 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब मैंने कहा अगर मुझे सम गुणनखंडों का योग निकालना है ना, सम गुणनखंडों का, तो मैं 2 की पावर 0 को नहीं लूंगा, 2 की पावर 0 को लूंगा ही नहीं, है ना। बाकी को ऐसे कर लेंगे, ये जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 8 और ये कितना था, तो जोड़ के पीछे सवाल से ही बता दो कितना है 121 और ये कितना है 6, तो ये जोड़ के कितना आया है 121 और ये जोड़ के कितना आया है 6, बस बाकी गुणा कर दो, 8 4 12 14 गुणा 121 गुणा 6, भाई 14 गुणा करेंगे, 14 कम 14 14 28 और 29, 14 कम 14 2 16 और 6 की गुणा करेंगे, 6 चौके 24 6 नंबर 54 और 2 56 5 6 36 और 5 41 6 कम 6 और 4 10, तो 10164, 10164। अब मैं आपसे तीसरा सवाल पूछता हूं, ये 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 1, ये मैंने 3240 को ऐसे लिखा है। बच्चा मेरा सवाल है विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, यानी कि सम ऑफ ऑड फैक्टर्स,
सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, ठीक है। तो मैंने कहा जब भी मैं ऑड फैक्टर की, ऑड यानी कि विषम वर्ड जहां भी सुन लिया, देखो या तो आप ऐसा करो कि आपने टोटल निकाल दिया, टोटल क्या निकाल दिया 10,890, उसमें से सम वाला घटा दो 10,164, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर स्पेशली सवाल में ही ये पूछने लगे कि विषम गुणनखंड होगा, तो आपको फिर शुरू से करना पड़ेगा, इसलिए मैं कराता हूं। अगर मुझे विषम गुणनखंड निकालने हैं तो मुझे 2 से दुश्मनी करनी होगी। क्या करनी होगी? 2 से दुश्मनी, 2 से दुश्मनी, 2 से दुश्मनी का मतलब 2 को लेना ही है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ये जोड़ के क्या आया था? 121, और ये जोड़ के क्या आया था? 6। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 1 7, कितना आ गया बच्चे? 726। क्या फैक्टर्स आपको क्लियर है बच्चे? संडे स्पेशल में मैं आपको फैक्टर्स के और भी अलग अलग तरीके के सवाल करूंगा, वहां से आपकी प्रैक्टिस और कई सारी चीजें नई सीखने को भी संडे स्पेशल में मिलेंगी। तो संडे स्पेशल जरूर करना। इस वीक में जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको हम संडे स्पेशल में, जितना भी मुझे नई नई चीजें वहां मिलेंगी, मैं संडे स्पेशल में इंक्लूड करता रहूंगा। ओके, तो हालांकि ऑलमोस्ट चीजें मैंने फैक्टर में करा दी है, एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ कि फैक्टर में अगर आपको मजा आया हो। हालांकि आपने 3 क्लास में पढ़ी तो हो सकता है दिमाग में ब्लास्ट हो गया हो कि यार गुणनखंड इतना तो नहीं पढ़ा हमने, ये क्या हो गया। लेकिन जनरली बताना कि बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने को मिली हो, तो क्योंकि फैक्ट मैं हर चैप्टर के बाद आपका रिव्यू लेता रहूंगा, क्योंकि हर चैप्टर में मैं ऐसे मेहनत कर रहा हूं कि यही चैप्टर है जो सिलेबस में है और कोई चैप्टर ही नहीं है। मैं सोच ही नहीं रहा पूरे सिलेबस के बारे में। अगर मैं फैक्टर पढ़ा रहा हूं तो बच्चा मैं फैक्टर को इस कदर तैयार कर रहा हूं कि फैक्टर ही है जो भी है। अब कल से मैं चैप्टर चलाऊंगा नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या। तो मैं जब तक शून्य की संख्या आपको पढ़ाऊंगा ना, 2 क्लास में जाएगा, तो मैं ये सोचकर चलूंगा कि पूरे सिलेबस में शून्य की संख्या ही है, यही से 20-25 क्वेश्चन आएंगे। तो जब मैं सोचकर चलता हूं तो मैं बहुत वाइड सोचता हूं, और वाइड सोचूंगा तो आपको बहुत सारा कंटेंट में दे पाऊंगा। अगर मैं सोचूंगा अरे यार नंबर ऑफ जीरो से कोई क्वेश्चन को याद हटाओ, तो मैं बहुत कम सोच पाऊंगा, तो आपको कम ही करा पाऊंगा मैं फिर। तो मैं कह रहा हूं ये बैच बहुत जबरदस्त जाने वाला है। ओपनिंग बैच है हमारा, फाउंडेशन बैच, और आप याद करोगे कि यार सर के आरडब्ल्यू पर पहला कोई फाउंडेशन बैच आया था और हमने पढ़ा था, और आज हम यहां हैं इस बैच को पढ़ के, ठीक है। तो ग्रुप आपका ओपन हो गया है बच्चे, आप ग्रुप में मैसेजेस वगैरह कम, ये तो एक छोटे मैसेज मत किया करो। आप सभी मैच्योर बच्चे हो, मेरे साथ आप जुड़े हो, तो मैं ये मान के चलूंगा कि आप मैच्योर हो। पॉइंट टू पॉइंट बात किया करो, हाय हेलो ये चीज मत किया करो ना, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो जितना भी है। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। कल नंबर ऑफ जीरो चैप्टर मिलेंगे, नंबर ऑफ जीरो के साथ मिलेंगे इसी टाइम 7 से 8:30। जय हिंद।